नाजरीन आदाब। रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर में एक नई निशिस्त लेकर एक नई महफिल सजाकर मैं आपका मेजबान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हमेशा अपने वादे को वफा किया है और हमारा वादा आपसे शुरू से ये रहा है कि हम गोशे गयूर में आपकी मुलाकात कराएंगे किसी नामवर मुनफरिद हस्ती से और गुफ्तगू होगी अहले फहम व ज़का के साथ ऐसे मौज़ूआत पर जिनका राज ताल्लुक़ होता है आपके हमारे मामलात, हालात वगैरह वगैरह से। तो आज की महफिल में एक खास, एक इंतहाई मोहतरम, एक इंतहाई प्यारी हस्ती को लेकर मैं हाजिर खिदमत हूं। और ये हस्ती को बारहा आपने देखा होगा टीवी डिबेट्स में भी और पार्लियामेंट की डिबेट्स में भी। मेरी मुराद है राज्यसभा के एमपी मोहम्मद अदीब साहब से, जो आज अपना कीमती वक्त देने के लिए गोशे गयूर में तशरीफ लाए हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूं। जनाब मोहम्मद अदीब साहब, खैर मकदम है आपका। जी, मेरा ताल्लुक़ अवध लखनऊ से और बाराबंकी एक कस्बा है, वहाँ मेरा ददियाल रहा। मेरी तालीम, शुरू की तालीम वहाँ लखनऊ में हुई, कॉन्वेंस ताल्लुक़दार कॉलेज में पढ़ा और उसके बाद मैं सन 61 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ से मैंने एमएससी की डिग्री हासिल की और इसके अलावा अलीगढ़ की वो ज़िंदगी अब कभी नहीं मिलेगी जो मुझे अलीगढ़ ने मुझको दिया। वो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको अलीगढ़ में वो मिला हो, क्योंकि मैं अलीगढ़ में बेहतरीन डिबेटर के अवार्ड मैंने लिए। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम का कलर होल्डर रहा। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बैडमिंटन टीम का प्लेयर रहा और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नायब सदर और सदर दोनों बार अनअपोज चुना गया। ये एजाज़ अलीगढ़ की तारीख़ में कम लोगों को मिला। तो आज भी मैं जो कुछ हूँ, मेरा वजूद जो कुछ है, मैंने अलीगढ़ से ही सीखा और वो अलीगढ़ और था जो आज अलीगढ़ है। लेकिन अलीगढ़ वो जगह थी जहाँ बेहतरीन मौक़े दस्तयाब थे डिबेट के, बोलने के, लीडरशिप के, स्पोर्ट्स के और तालीम के लिए। जो सबसे अहम बात उस वक्त के अलीगढ़ की थी कि तालीम और तरबियत दोनों पर वहाँ बड़ा ज़ोर था। और वो जहन मेरा आज भी है कि तालीम बग़ैर तरबियत के वहशी पैदा करती है, इंसान नहीं पैदा करती। अगर तरबियत खाली हो जाए, आज के ज़माने में जो तलबा डिग्रियां ख़रीद के आते हैं, फिर देखिए वो इंसानियत से कितनी दूर हो गए। तो तरबियत का जो गहवारा था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, उसकी एक तारीख़ रही है। अलीगढ़ से के ज़माने में मैं जयप्रकाश नारायण को सन 66 में, उस वक्त वो इतने बड़े लीडर, यानी उनकी तहरीक नहीं शुरू हुई थी, लीडर तो बहुत बड़े थे वो, लेकिन अलीगढ़ की यूनियन में मुझे 2-3 बड़े अहम मामलात मुझे मिले। एक तो मेरा ताल्लुक़ शेख अब्दुल्ला साहब से हुआ, उनको मैं अलीगढ़ ले गया, जयप्रकाश नारायण को अलीगढ़ ले गया और उस वक्त के जितने बहुत ही संजीदा और बड़े लीडर्स थे उनसे रवाबित भी पैदा हुए। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब जो बाद में सदर बने, उन्होंने भी मुझे बहुत ही सहारे दिए, बहुत गाइडलाइंस दी। तो मुझे मेरी तरबियत में ये फ़ायदा हुआ। अलीगढ़ छोड़ने के बाद जब मैं लखनऊ वापस गया तो वहाँ का उस वक्त का माहौल, एक तरफ हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनसे मैं बैत हुआ। डॉक्टर फरीदी साहब उस यूपी के सबसे बड़े आज़ाद हिंदुस्तान के मुसलमान रहबर थे, उनकी क़ुर्बत हुई, उनका सेक्रेटरी बना। उस वक्त वहाँ जितने मुसलमान अकाबरीन थे उनकी सोबत में बैठने से मुझे बहुत कुछ सीखा मैंने, जो आज भी मैं अपने दिल में लेके चलता हूँ। मैं उनकी सोबत में बैठता था, आप यकीन करें घंटों वो लोग गुफ्तगू करते थे और गुफ्तगू का मौजू सिर्फ एक होता था कि मेरी कौम का आज़ाद हिंदुस्तान में क्या हासिल होगा और क्या मुकाम होगा। ये वो फ़िक्र थी जिसको लेके मैं आज भी चलता हूँ। और मेरे बाद के पॉलिटिकल कैरियर में, क्योंकि इमरजेंसी के ज़माने में मैं जेपी मूवमेंट में था और जेपी मूवमेंट में मेरे ख़िलाफ़ वारंट हुआ, मैं कुछ दिन तक इधर भागता रहा। फिर मैं मिडिल ईस्ट चला गया और 14-15 साल वहाँ रहा। मैं 88 में वापस आया। जब वापस आया तो हिंदुस्तान बदल चुका था। मुझसे वीपी सिंह ने पूछा कि 14 साल में तुम्हें क्या फ़र्क लगा। मैंने कहा कि फ़र्क ये लगा कि अब मैं वापस आया हूँ तो मुझे ये मालूम हुआ कि मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं। पहले मुझे ये नहीं मालूम था।
आज गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, इसके ऐलान रथ पे बैठ के सड़कों और चौराहों पे किए जा रहे हैं। ये मुल्क कहाँ जाएगा और आप किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो उनसे फिर एक ताल्लुक़ पैदा हुआ, लेकिन मैं सियासत में नहीं रहा, इसलिए कि मौलाना अली मियां साहब का ये हुक्म था कि मैं विशंबर नाथ पांडे जी के साथ लगूं। उनकी एक तहरीक थी क़याम इंसानियत, जिसमें उनका कहना यह था कि हिंदू सेकुलर हिंदुओं के साथ अपना वक्त लगाओ और उनको बताओ कि हम मुसलमान इतने बुरे नहीं हैं जो परसेप्शन इस वक्त के आज के हिंदुओं के जहनों में मुसलमानों के बारे में डाला गया है। तो उसमें कुलदीप नैयर साहब थे और हमारे उपेंद्र वाजपेयी और उस वक्त के जितने इम्पोर्टेंट हिंदू सेकुलर लोग थे, अखबार नवीस थे, राइटर्स थे, उनकी सोबत में 10 साल में रहा। और गांधी स्मृति में विशंबर नाथ पांडे को मैं बाबा कहता था और उनकी बहुत सी तसानीफ़ व किताबें जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ लिखी गई थी, मुसलमान उलमाए कराम की खिदमात पे लिखी गई थी, उन किताबों को मैंने अपने उनके कहने से मैंने छपवाया, हिंदी में उसको बंटवाया। लेकिन ये सियासत से मैं दूर हमेशा रहा। सियासत में 2002 में मुझको मजबूरन यूँ आना पड़ा कि 2002 में मैं गुजरात के फसाद में कुछ रकम तकसीम करने गया था। वहाँ 7 दिन के बाद जब अहमदाबाद में मैं जहाज़ पे बैठा तो दिल्ली तक सिर्फ रोता हुआ आया और सोचा कि ये कारोबार की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इस मुल्क में अब रहा कैसे जाएगा। उस वक्त मैं सोनिया गांधी के पास गया, वो ये समझी कि मैं कोई टिकट मांगने आया हूँ, यूपी के इलेक्शन होने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा मैं इलेक्शन लड़ने नहीं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लें। तो मैंने कहा आप समंदर हैं, मैं खतरा हूँ। तो घबरा गई। उन्होंने पूछा कि आप चाहते क्या है हमसे। तो मैंने सोनिया गांधी से कहा कि मैं मुसलमानों का वक़ार और उसका अख्तियार चाहता हूँ, और अगर मुसलमान बहुत दिनों के बाद आज आपकी तरफ आस लगाए है और अगर आपने खुलूस के साथ साथ नहीं दिया तो मुसलमान फिर कोई ऐसा ना हो कि एक मुस्लिम पार्टी या तनहा और एक अलग सरकार हुकूमत बनाने की बात करने लगे, तो हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि हुआ यह है कि हमको इस 14 साल के 20 साल के वक्फे में हमारी हैसियत एक फुटबॉल की तरह है। कोई हमको पीठ सहला के पार्लियामेंट असेंबली जाता है, कोई हमको खौफ दिला के और गाली दे के पार्लियामेंट जाता है। तो उससे निजात दिलाइए। उसके बाद उनसे जो हमारा ताल्लुक़ हुआ 2004 से 2012 तक मैंने सोनिया गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए काम किया। 2004 का जो मैनिफेस्टो बना उसमें मुसलमानों से मुताल्लिक़ जो वादे किए गए, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं उस कमेटी में मैं, सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल और जयराम रमेश ने बनाया था। मुझे अफसोस ये हुआ कि जब उस पर अमल नहीं हुआ और उस पर नीयत का मुझे खुबा हुआ कि नीयत नहीं साफ़ है कहीं ना कहीं, तो फिर मैंने ये सोचा कि अब मुझे आज़ादी रहना चाहिए। मैंने आज़ाद की हैसियत से राज्यसभा का इलेक्शन भी लड़ा। कांग्रेस ने ही मुझे प्रपोज़ किया, हकीकत यही है, लेकिन मुलायम सिंह और अजीत सिंह और मुख्तलिफ लोगों ने 38 वोट चाहिए थे राज्यसभा जाने के लिए। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने 54 वोट हासिल किए, जो उत्तर प्रदेश में एक तारीख़ बनी। तो वो मैंने अपना आज भी वही मकाम रखा है कि मैं हर पार्टी से कहता हूँ कि मैं आपका ताबेदार बनने को तैयार नहीं हूँ, हिस्सेदार अगर बनाओ तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ, हिस्सेदार बनाने को कोई तैयार नहीं है। यही इख्तलाफ मुझे मुख्तलिफ पार्टियों से है। तो ये ज़िंदगी है। अब उम्र के जिस हिस्से में पहुँच गया हूँ, बहुत बहुत उम्दगी से एक समंदर को आपने पूजों में समो कर पेश कर दिया और पूरी सारी बात बता दी। सुभान अल्लाह, ये होती है फसाहत। मैं तो यूँ कहूँगा कि नहीं, ये एक हकीकत है कि मैं प्रोफेशनली, ये मेरा शौक़ नहीं है कि मैं मुस्तकिल पार्लियामेंट में रहूं, ये मेरा शौक़ नहीं है कि मेरा ये प्रोफेशन हो। लेकिन मुझे ये फ़िक्र ज़रूर खाती है कि जो मेरे अकाबरीन जिनकी सोबत में मैं रहा, शेख अब्दुल्ला साहब को जैसे मैंने ज़िक्र किया, एक बड़ा अजीब वाक़या आपको शेख साहब का सुना दूँ। शेख अब्दुल्ला साहब ने मुझसे कहा कि हुमायूं कबीर साहब के यहाँ वो मिल गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अलीगढ़ से अपनी पहली इनिंग शुरू की थी,
14 साल के बाद जेल से आया हूँ और दूसरी इनिंग भी मैं अलीगढ़ से शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको अलीगढ़ बुला लिया था। मैंने बहुत हंगामा हुआ, वाइस चांसलर ने रोका कि फसाद हो जाएगा और ये होगा। जब मैं शेख साहब से कहने गया कि हालात ख़राब हैं, आप ना आइए, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा तुम अलीगढ़ के प्रेसिडेंट हो, मुझे शर्म आती है, तुम डरते हो, खौफ खाते हो। मैं तो आऊँगा, मैंने तो कभी फैसले बदले नहीं हैं। तो वहाँ वो तकरीर जो उन्होंने की, मैंने बहुत तकारीरें लीडरों की सुनी है, लेकिन उस तकरीर की जो उनके उस जो कैफियत उनकी हुई थी, वो कई बार तो रोए थे और हमने उनको पानी पिलाया और बिठाला। हज़ारों कतार रोते थे, कोई 2.5 घंटे वो बोले। क्योंकि रास्ते में कुछ हिंदू महासभा के लड़कों ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी। तो उन बच्चों को वो लेके आ गए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और मुझसे कहा कि ये हिंदू महासभा के बच्चे हैं, इनकी हिफाजत करो। मैंने इनसे कहा कि अलीगढ़ में जवाब दूंगा। तो जवाब जो उन्होंने दिया, वो उसका एक जुमला मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि ये मुझसे पूछा जाता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ या पाकिस्तानी। तो बच्चों को खिताब करके कहा उन्होंने आरएसएस के कि जाओ अपने वालिदैन से बताओ कि मैं अपनी कौम की लाशों पे गुजर के नेहरू और जिना गांधी के पास गया था कि लिल्लाह मुझे जिना के तासुब से बचा लो। मेरी ज़िंदगी के 14 साल तुमने जेल में गुजार दिए। अपने मोहसिन को जो डस ले और अपने मोहसिन को जो भूल जाए, अभी तो आज़ादी की दस्तावेज़ की रोशनाई भी सूखी नहीं है और तुम अपने मोहसिन को भूल गए हो और तुमने मेरे ऊपर दागदार इल्ज़ाम लगाए। नतीजा हुआ कि उसके दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों में छपा और फिर वो 5 साल के लिए जेल चले गए। ये वो वाक़यात थे जिन्होंने अलीगढ़ ने मेरे ऊपर ऐसे नक्श हुए कि मैं उन्हीं रहबरों, उन्हीं लीडरों को आज भी देखता हूँ। बहुत खूब, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने, अच्छा वाक़या दोहराया। अदीब साहब, आपकी हमेशा पार्लियामेंट में तो धूम मचाते रहते हैं आप अपने सवालात से, लेकिन मोदी साहब के ताल्लुक़ से आपने काफ़ी कुछ हंगामा आराई की थी। उनके वीज़ा नहीं मिलने के लिए भी कोशिश किया आपने। मकसद आपका था एक उसूल को, एक प्रिंसिपल को अपहोल्ड कराना। जी, मैंने असमें हुआ ये था कि गुजरात के 13 के जो इलेक्शन हो रहे थे, उसमें मोदी साहब एज़ यूजुअल इस तरह की बातें कर रहे थे कि हम चीफ मिनिस्टर फिर बनेंगे तो अमेरिका और यूरोप से और यूरोपियन यूनियन से और इंग्लैंड से इतना सरमाया आएगा कि हम बिल्कुल पूरे स्टेट को जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। उसमें इंग्लैंड के 2 MP साहब गुजरात तशरीफ़ भी ले आए थे और उन्होंने कहा कि हम मोदी साहब को बुलाएंगे और उनका वीज़ा ख़त्म, जो उन पर बंदिश लगी हुई है, उसको ख़त्म करेंगे। तो मैंने ये ख़त इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को लिखा था और उसमें ये कहा था कि आपने हमारे चीफ मिनिस्टर को 2005 में उनका वीज़ा रिवोक कर दिया था इस ग्राउंड पर कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ख़िलाफ़ अपने को दुनिया का चौधरी मानते हैं, तो क्या इनके ऊपर वो इल्ज़ामात ख़त्म हो गए हैं? इनके 14 ऑफिसर्स जेल में हैं, 2 मंत्रियों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया है, इनके ऊपर खुद मुकदमे चल रहे हैं। तो ये आपने वीज़ा पॉलिसी कैसे बदली? क्योंकि वीज़ा पॉलिसी तो ओपन होनी चाहिए। वो जब मैंने अपनी दोस्तों को दिखाया पार्लियामेंट के, तो उन सब ने कहा कि भाई ओबामा को भी लिखना चाहिए। उसमें हमारे दोस्त अजीज़ पाशा भी थे और बहुत से लोग थे। तो हमने कहा भाई सब लोग लिखें। तो ये हुआ कि नहीं, सब लोग एक मुश्तरका ख़त लिखें। वो ख़त हमने भेजा ओबामा को। 60-65 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 40 राज्यसभा के और 25 लोकसभा के। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हमने प्रेस को ये रिलीज़ किया और इंटरनेशनल प्रेस को भी दिया। कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब राजनाथ सिंह वापस गए अभी कुछ दिन पहले अमेरिका, और उन्होंने ये कहा कि मैं मोदी जी का वीज़ा लेने आया हूँ कि वो हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो वहाँ जो NRIs थे उन्होंने उस ख़त को जो पब्लिक में कर चुका था उसको वाइट हाउस भेजा और वाशिंगटन पोस्ट को डाल दिया कि 65 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, हैव यू चेंज योर पॉलिसी और यू हैव अरेंज और यू हैव अपॉइंटेड एनी कमीशन विच हैज़ इक्वेटेड मोदी
फ्रॉम द एट्रॉसिटीज़ विच ही हैज़ डन इन गुजरात। तो बस उसके बाद हंगामा मचा। हमें खुशी है कि अमेरिका को कहना पड़ा कि हमने अपनी पॉलिसीज़ नहीं बदली हैं। जी, तो ये एक मीडिया ने इसको काफ़ी उछाला था, लेकिन मेरा ये सवाल था कि जो आदमी आधी महज़ब दुनिया में जिसका दाखिला ममनून हो वो मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, और ये सवाल मेरा आज भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब तो देख सकते हैं लेकिन बन नहीं सकेंगे वो। जी, अल्लाह आमीन करे आपकी ज़बान। जी सर, मोदी साहब की बात हो रही है और मुजफ्फरनगर की बात का ज़ख्म और भी बहुत ताज़ा है, उनसे कहीं ज़्यादा ताज़ा है। अब कैसे हैं मुजफ्फरनगर के हालात और क्या उम्मीद की जा सकती है मुकामी इंतज़ामिया से? देखिए, एक बात तो साबित हो गई है कि जो वहाँ की स्टेट सरकार है वो तो मुकम्मल तौर पे नाअहल और निकम्मे साबित हुए हैं, क्योंकि एक साजिश है। फसाद ऐसे ही नहीं हो जाता है, फसाद के लिए तैयारी होती है। 14 दिन तक इसकी तैयारी हुई। अब मोदी साहब ने अपने लेफ्टिनेंट जो आज बेल पे छूटा हुआ है, चार्जशीटेड आदमी है, उसको यहाँ भेजा है। जो ख़तरनाक पहलू मुजफ्फरनगर में दिखता है वो गुजरात का वो पैटर्न है। शहरों में जब फसाद होते हैं तो शहर में ये बात समझ में आती है, मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग रोज़ी रोटी के लिए शहर में आके बस जाते हैं। उनके इंटरेक्शन दूसरी कम्युनिटी से, दूसरे मज़हब के लोगों से, बिरादरियों से नहीं होते, वहाँ ये फ्लेयर अप हो जाता है। लेकिन कस्बात और देहात का कॉन्सेप्ट ये है कि चौपाल और पंचायत का कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा जिस चौपाल में गोदों में खेलता है वहीं के लोग उसको कब्रिस्तान और शमशान। खतरे को जब तक कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा और ज़हनियतों से नफ़रतें नहीं निकाली जाएंगी, ये तो मुमकिन है कि कुछ दिनों के बाद कहीं कुछ चले जाए। मेरा भी मुजफ्फरनगर का तजुर्बा हुआ, वहाँ के लोग वापस जाने को तैयार नहीं हैं, इसलिए कि वो खौफ देखते हैं कि हम इसी जगह पैदा हुए, यहीं बड़े हुए और हमको यहीं रुसवा किया, यहीं घर जला दिए, औरतों की अज़मतें लूटी, क्या क्या नहीं हुआ वहाँ। आज़ाद हिंदुस्तान में देहात का आदमी 50,000 से ज़्यादा हिजरत कर जाए अपने ही मुल्क में और फिर हम फ़ख्र से कहें कि हम आज़ाद हिंदुस्तान हैं, हम सेकुलर मुल्क हैं। मैं तो ताज्जुब करता हूँ उन लीडरों पे जो हिंदुस्तान को कहते हैं कि तरक्की कर गया है। मैं समझता हूँ कि हम अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि नफ़रतें के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ उन लोगों से, आरएसएस के और बीजेपी के लोगों से, कि अभी तुम्हें कितनी और लाशें चाहिए, कितना अभी और खून चाहिए, तुम्हारी हवस कब बंद होगी? एक तयन तो कर लो कि इतनी की कुर्बानी की बात करोगे। वजह यह है कि आरएसएस ने कभी इस कॉन्स्टिट्यूशन को तसव्वुर नहीं किया। उनका कहना हमेशा से ये रहा, गुलू वालकर का, कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों का मुल्क बन गया, इसलिए ये हिंदू मुल्क रहेगा। इसीलिए वो पूरे जहन को तैयार कर रहे हैं। इनकी कुव्वत इसलिए बढ़ रही है कि जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, यानी जो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट था गांधी का कि हम ये मुल्क सबका है, सबकी हिस्सेदारी, सबकी बराबरी, वो फिक्र कांग्रेस की ख़त्म हो गई। नतीजा हुआ कि वो दूसरी फिक्र जो ये कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसको तक़वियत मिल गई है। ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है और कब कांग्रेस के लोगों को ये समझ आएगी। सर, 50,000 लोग बेघर हुए हुए हैं, महाजर कैंपों में हैं और वो लोग राज़ी नहीं हैं अपने मुकामात को वापस जाने के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि हज़ार एकड़ ज़मीन ऐसा हो सकता है कि उस पर नाजायज़ कब्ज़े हो जाएं, ऐसा हो सकता है कि उनके रिकॉर्ड से मुताल्लिक़ बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं गयूर साहब कि इससे पहले टारगेट था मेरठ शहर। बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया कि मेरठ के दंगों से परेशान होकर उन्होंने शहरी जायदादें बेची और कस्बात और देहात में जाके गाँव में ज़मीनें ख़रीद के सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब उनकी दुनिया कहाँ बसेगी?
अब वो कहाँ जाएंगे? अब तसव्वुर तो कीजिए कि आज भी लोग सिर्फ इस चक्कर में हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई 68 मुसलमान एमएलए हैं मुख्तलिफ जमातों के, लेकिन आपने किसी के एक नाम एक कभी ये नहीं सुना होगा। इतनी जुर्रत तो होनी चाहिए थी कि कम से कम इस पर ही कह देता कि मैं इस्तीफ़ा ही दूंगा, एक अल्फाज ही निकाल देता। ऐसी आवाज़ नहीं मिली। एक होड़ लगी है। जो मुलायम सिंह की पार्टी में जो मुसलमान हैं वो मुलायम सिंह को डिफेंड करने पे लगे हैं, जो मुलायम सिंह के मुखालिफ पार्टी के मुसलमान हैं वो उनके खिलाफ बोलने पे लगे हैं। लेकिन इन मजलूमों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। नाजरीन, एक इंतहाई अहम गुफ्तगू हो रही है जनाब मोहम्मद अदीब साहब, मेंबर राज्यसभा के। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। हम अभी एक वक्फा लेकर हाजिर खिदमत होते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमें फिर मिलेंगे यहीं पर।